हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स और लॉ ऑफ मोशन में आज हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m और वेलोसिटी v का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग मोमेंटम कहते हैं। इसको हम p से डिनोट करते हैं और p इक्वल टू m इंटू वी होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है, देखिए, मास को केजी में और जो वेलोसिटी है उसको हम मीटर प्रति सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड। अगर जो मोमेंटम है इसकी बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और जो संवेग है, संवेग संरक्षित रहता है। इसके आगे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, जैसे कि दो पिंड हैं, उनकी टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है। बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक से गोली दागने से पूर्व और दागने के बाद का जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। नेक्स्ट देखिए, गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के दो नियम हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें डिस्कस किए थे। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम यानी एक्शन रिएक्शन रूल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रॉकेट प्रोपल्शन यानी कि जो रॉकेट का प्रक्षेपण यदि आपने देखा होगा तो जो रॉकेट होता है तो उसके पीछे की ओर, यदि ये हम एक रॉकेट मान लें तो उसके पीछे की ओर तेजी से गैसें निकलती हैं और ये गैसें रॉकेट को विपरीत दिशा में एक बल प्रदान करती है। यानी कि गैसें पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट आगे की तरफ गति करता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। नदी में नाव चलाने के लिए जो चप्पू होता है उससे पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है और उसके फलस्वरूप एक जो प्रतिक्रिया बल है वो नाव को आगे की ओर धकेलता है। पृथ्वी पर चलते समय हम जो हमारा एक पैर है उससे पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो पृथ्वी भी प्रतिक्रिया बल के रूप में हमें आगे की ओर धकेलती है। तो ये भी न्यूटन का जो तृतीय नियम है उस पर आधारित है। बंदूक से गोली चलाते हैं तो देखिए, जो बंदूक होती है उससे जो गोली आगे की दिशा में जाती है और जो बंदूक पीछे की ओर यानी कि हमारे कंधे पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है जिसे हमें झटका महसूस होता है। इसीलिए जो बंदूक है चलाते समय कंधे से सटा के चलाने की सलाह दी जाती है। इसे हमें जो बंदूक है उसमें संवेग संरक्षण का नियम कैसे लागू होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हमारे पास बंदूक है जिसका द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लेते हैं और जो एक बुलेट लगी हुई है इसमें, तो इसका द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लेते हैं। अब जैसे ही बंदूक से गोली दागी जाती है तो ये जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि गोली दागने से पूर्व और गोली दागने के बाद जो कुल संवेग है संरक्षित रहता है। यानी कि गोली दागने से पूर्व का संवेग गोली दागने के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, संवेग क्या होता है, हम अभी हमने देखा P इक्वल टू M इंटू वी होता है। यही होता था P इक्वल टू M इंटू वी। तो बंदूक का द्रव्यमान है M और चूंकि बंदूक क्या है, स्थिर है, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, 0। ऐसे ही जब तक हमने ये बुलेट को दागा नहीं है तब तक ये बुलेट का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। अब जब गोली दागी जाती है तो गोली जाएगी
स्मॉल v वेग से आगे की तरफ और बंदूक पीछे की तरफ कैपिटल v वेग से। तो देखिए ये कैपिटल M बंदूक का द्रव्यमान और कैपिटल V बंदूक का जो पीछे की ओर वेग है, जिसे हम प्रतिक्षिप्त वेग भी कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी यानी कि प्रतिक्षिप्त वेग। तो यहां हम संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो ये 0 इक्वल टू एम वी प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। तो इसे हम लिख सकते हैं एम वी इक्वल टू माइनस एम वी। दोस्तों यहां जो स्मॉल माइनस एम वी है, इसमें जो नेगेटिव चिन्ह है ये शो करता है कि जो बंदूक की गति है वो एक विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि जो बुलेट आगे की तरफ जाती है बंदूक पीछे की तरफ जाती है। और इस वेलोसिटी को हम प्रतिक्षिप्त वेलोसिटी या प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अभी हमने देख लिया गति का जो तृतीय नियम है संवेग संरक्षण है, नियम पे आधारित है, यानी कि जितनी भी भौतिक परिघटनाएं उसमें टोटल मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे आधारित। एक 1.5 kg की बंदूक से 5 ग्राम की गोली दागी जाती है यदि बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग यानी कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो गोली का वेग ज्ञात करो। तो देखिए संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 m2v2। तो देखिए m1 ये जो बुलेट है 5 ग्राम की, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो है m2 1.5 kg। अब बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, इसको हम मान लेते हैं v2 और गोली का वेग v1 ज्ञात करना। अब देखिए संवेग संरक्षण नियम कहता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये जो बुलेट है 5 ग्राम की है, तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। तो 5 अपॉन में 100 कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगी। कितना आएगी? 0.005 केजी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। अब चूंकि बंदूक से गोली चलाने से पूर्व क्या होगी, बंदूक रेस्ट में होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी है u1 क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही सॉरी ये किसकी है, बुलेट की वेलोसिटी u1 0। ऐसे ही m2 हमने किसकी मानी है, बंदूक की 1.5 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है u2 क्या होगी, 0 होगी, यानी गोली दागने से पूर्व की कंडीशन नहीं। यहां लिख भी सकते हैं गोली दागने से पूर्व इक्वल टू गोली दागने के बाद। तो गोली दागने के बाद द्रव्यमान तो इनका सेम रहेगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये बुलेट का द्रव्यमान 0.05 kg और इसकी वेलोसिटी v1 मान ली। बंदूक का द्रव्यमान 1.5 kg और इसकी वेलोसिटी दी हुई है रिकॉइल वेलोसिटी v2 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये पुट कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0.005 kg इंटू v1 प्लस 2.25, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.25 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 0.05
केजी इंटू V1 इक्वल टू -2.25 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, -2.25 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड और 0.05 केजी। तो देखिए ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा -450 मीटर पर सेकेंड। ये जो नेगेटिव चिन्ह है यहां ये शो कर रहा है कि जो बुलेट की वेलोसिटी और जो बंदूक की वेलोसिटी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है। एक 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है और वह 2 केजी की स्थिर खिलौना गाड़ी पर दौड़ते हुए कूदता है। लड़के के कूदने के पश्चात गाड़ी का वेग ज्ञात करो। तो देखिए इस नाविक संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि लड़के के गाड़ी पे कूदने से पहले की कंडीशन क्या होगी और बाद की कंडीशन क्या होगी, दोनों का संवेग क्या होगा, बराबर होगा। तो m1 लड़के का द्रव्यमान m1 और इसका वेग u1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही खिलौना गाड़ी की बात करें लड़के के कूदने से पहले, तो इसका द्रव्यमान क्या है, m2 और स्थिर खिलौना गाड़ी है यानी कि इसका जो वेग होगा u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इधर तो ये कंडीशन फिल कर देते हैं। m1 50 kg, u1 2 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 2 kg इंटू u2, क्योंकि गाड़ी क्या है, स्थिर है, तो 0। अब लड़के के गाड़ी पे कूदने के बाद क्या होगा, लड़के का वेग v1 हो जाएगा और गाड़ी का वेग v2 हो जाएगा, ये हमने मान लिया। तो 50 kg इंटू v1 प्लस जो गाड़ी का द्रव्यमान है 2 kg इंटू v2। अब जैसे ही लड़का गाड़ी पे कूदेगा तो जो गाड़ी का वेग होगा वही लड़के का वेग होगा, यानी कि वो लड़का गाड़ी के साथ चलने लगेगा। तो हम यहां ये मान लेते हैं कि v1 इक्वल टू v2 होगा, यानी कि जो खिलौना गाड़ी है और लड़के का वेग सेम होगा, जिस वेग से गाड़ी चल रही है उसी वेग से वो लड़का चलेगा, यानी कि v1 इक्वल टू v2 हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो इस साइड आ गया 100 kg इंटू मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 50 kg इंटू v2, क्योंकि v1 इक्वल टू v2 है तो हमने v2 पुट कर लिया, प्लस 2 kg इंटू v2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 50 kg इंटू v2 है और ये 2 kg इंटू v2 है, तो इसे 52 kg इंटू v2 लिख सकते हैं। इधर है 100 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, तो v2 यहां से निकाल सकते हैं आसानी से, 100 kg इंटू मीटर पर सेकेंड अपन में 52 kg, तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.92 मीटर पर सेकेंड, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 1.92 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव आई फोर्स। तो देखिए बल क्या होता है, वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को प्रेरित करे। जनरली जो हम जानते हैं कि पुश एंड पुल यानी किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या होता है, बल होता है। तो देखिए इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, F इक्वल टू होता है ma। तो देखिए फिजिक्स भी कहती है कि जो मास से क्या मिलता है, बल मिलता है, यानी कि बल इक्वल टू ma। m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान और a क्या होता है, त्वरण। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, m क्या होता है, द्रव्यमान और a फॉर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखिए अगर इसकी यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान को केजी में
मापते हैं, और जो हमारा त्वरण है, एक्सेलरेशन है, इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो बल है एक स्केलर यानी कि सदिश राशि है। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो अन्य इसकी यूनिट हैं, बल को न्यूटन में मेजर करते हैं, जो कि इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट है, और एक है इसकी डाइन, जो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट है। नेक्स्ट देखिए, जो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क का बल और असंपर्क का बल। तो जब किसी वस्तु पे लगने वाला बल और वो वस्तु दोनों यदि संपर्क में है तो इसे हम संपर्क का बल कहते हैं, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। और यदि दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं है तो उसको असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, और पेशीय बल मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल फोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो कणों या पिंडों के बीच में लगने वाला बल दो कणों के बीच में कार्य करने वाला जो बल है, ये कणों के द्रव्यमान के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां हम यदि दो पिंड ले जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या होगा, इसे हम Fg से डिनोट कर देते हैं, समानुपाती m1.m2 अपॉन में r स्क्वायर। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। और यहां से हम बता सकते हैं, देखो g इक्वल टू क्या होगा, g की वैल्यू निकालें यहां से तो f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1.m2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि बल kg में और जो डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर में, और जो दोनों का द्रव्यमान इसका भी kg इसका भी kg, तो क्या होगा kg स्क्वायर। तो देखिए, जो प्राकृतिक बल है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत अधिक होती है, यानी कि दो छोटे से छोटे कण या बड़े पिंड जैसे कि अर्थ, मून, अर्थ, सन, या जो हमारे प्लेनेट हैं उनको ये बांध के रखता है। और ये जो हल्की एवं भारी वस्तुएं सब पर एक समान गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। एक न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जा सकता है कि दो पिंड है हमारे पास, एक पृथ्वी है एक सूर्य है, इनके मध्य की जो डिस्टेंस है उसको यदि हम डबल कर दें तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का हम फॉर्मूला जानते हैं कि Fg समानुपाती होता है m1.m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब चूंकि यहां द्रव्यमान हमें दे नहीं रखा है, इनका केवल डिस्टेंस के रिलेशन हमें बनाना है, तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं कि Fg समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। तो इसको हम यो लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी और सूर्य है उसके मध्य जो दूरी है, पहले जैसे ये अर्थ और ये हमारा जो मून है उसके बीच की दूरी पहले r थी, और अब जो दूरी हमने क्या कर दी, डबल कर दी, तो क्या हो गई 2r। पहले इनके बीच में जो बल लग रहा था वो F था, और जब दूरी डबल कर देंगे तो हम मान लेते हैं लगने वाला बल क्या है, F1 है।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ जी समानुपाती होता है 1/r² के। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एफ अपॉन में F1, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, तो एफ और अपॉन में आर पहले वाला, और अब नया फोर्स ये अपॉन में, और नई डिस्टेंस R1 उसका स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो पहले दूरी थी R, तो R का स्क्वायर, अब दूरी कर दी डबल यानी कि 2R, तो 2R का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ये 4R² अपॉन में R², तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4/1। तो यानी कि देखो पहले फोर्स था F और अब फोर्स है F1, तो ये जो F1 फोर्स क्या है, पहले का 1/4। नेक्स्ट देखिए, विद्युत एवं चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो देखिए विद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है, इसको Fe से डिनोट करते हैं। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही जो चुंबकीय बल है, दो चुंबकीय ध्रुवों जिनकी तीव्रताएं हम I1 और I2 मान लें, तो उनके मध्य लगने वाला चुंबकीय बल ध्रुवों की तीव्रताओं के गुणनफल यानी कि I1 I2 के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, और इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम मान लें ये दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो विद्युत बल क्या होगा, Fe समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0, और इसमें जो इप्सिलॉन नॉट है इसको आप लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। ऐसे ही चुंबकीय बल की बात करें तो इनकी जो तीव्रताएं हैं I1 I2 हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है r, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होगा I1.I2 अपॉन में R², जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है और इसकी वैल्यू होती है, अच्छा जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा 1/4π μ0.μ1.μ2 अपॉन में R², तो μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये जो दोनों कांस्टेंट है इनकी वैल्यू आपको एग्जाम में दे दी जाती है जब भी न्यूमेरिकल कोई पूछा जाता है, और अगर आप याद रख सकते तो इन्हें याद कर सकते। देखिए समान प्रकृति के जो आवेश हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि सेम नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट नेचर के जो आवेश हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें सेम नेचर के जो मैग्नेटिक पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि देखो नॉर्थ नॉर्थ जो सेम पोल हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ सेम पोल हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट पोल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लास्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं, इनको हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित जो नाभिकीय कण हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं,
तो इन न्यूक्लियॉन्स को नाभिक में ही बांधे रखने के लिए, यानी कि ये नाभिक से बाहर ना जाए, तो इसके लिए एक प्रबल बल कार्य करता है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि 10⁻⁻15 या फर्मी कोटि की, यानी कि जो नाभिक की रेडियस होती है 10⁻⁻15, उसी के रेंज में कार्य करता है। अगर जो नेचुरल फोर्सेज हैं उनकी रेंज की बात करें तो सबसे ज्यादा रेंज होती है गुरुत्वाकर्षण बल की, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल की, और उसके बाद नाभिकीय बल की। और इनकी प्रबलता की हम बात करें, कौन सा सबसे प्रबल है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे प्रबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे वीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।